भारत विभाजन और आज़ादी। हम इस पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पीछे लौट के पाकिस्तान की क्या गद्दारी हुई है आज़ादी के समय, और देश जब आज़ाद कराया जा रहा था तब पाकिस्तान ने क्या क्या गद्दारी किया है हिंदुस्तान के साथ। तो जब जो हमारे यहाँ आज स्थित IAS जो अफसर हैं, जो जो जिलाधिकारी बनते हैं, जो DM बनते हैं, ये IAS की जो परीक्षा आज हो रही है, उस समय परीक्षा जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें उसका नाम था ICS परीक्षा होती थी। तो ICS परीक्षा में केवल यूरोपीय ही लिए जाते हैं, यूरोपियन केवल आते थे, मतलब भारत के लोग नहीं रहते थे, हिंदुस्तानी लोग उसमें नहीं शामिल किए जाते थे। वो उस परीक्षा में केवल ICS जो परीक्षा है केवल यूरोपियन के लिए थी। लेकिन भारत के जनता की मांग थी कि नहीं, उस जो परीक्षा ICS जो परीक्षा है उस परीक्षा में भारतीय भी शामिल किए जाएं, क्योंकि शासन तो हमारे यहाँ ऊपर कर रही ब्रिटिश सरकार, तो हमारे यहाँ का अधिकारी नहीं रहेंगे तो शासन किस प्रकार से न्याय करना है, किस प्रकार से बाहर के सरकार के और जनता के बीच कैसे संबंध बनना है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उस परीक्षा में उच्च अफसर ICS अफसर जो है भारतीय भी होनी चाहिए, भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये मतलब भारतीयों की बहुत बड़ी मांग थी और दृढ़ता से मांग किया था भारतीयों ने। इस पे चूंकि उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय ICS जो अधिकारी थे उनकी संख्या घट रही थी। ICS अधिकारी के लिए यूरोपियन नहीं मिल पा रहे थे, यूरोपियन नहीं चाहते थे कि वो ICS की परीक्षा दें और उसमें पास हों और हिंदुस्तान में आए बवाल में, तो यूरोपियन नहीं मिल पा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की यानी भारत सरकार की यानी भारत की जनता की मांग को कि इनकी नीति को स्वीकार करना पड़ा। तो इसमें जो है ICS परीक्षा में भारतीयों की भागीदारी होने लगी, और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय यह हुआ कि ICS में ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व बिल्कुल समाप्त हो गया, और 1939 तक आते आते ब्रिटिश और भारतीयों की भागीदारी बराबर हो गई। 1943 में ICS की भर्ती बिल्कुल बंद हो गई। 1940 से 1946 तक ICS अफसरों में अत्यंत कमी हो गई। जहां 1201 अधिकारी कम से कम होने चाहिए थे, वहां जो है 939 अधिकारी हुए। अच्छा, जो अधिकारी उसमें थे भी वो सेवानिवृत्त के करीब आ गए थे, और जो सेवानिवृत्त के करीब नहीं आ गए थे वो सोच रहे थे कि वो कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लें, यानी स्वेच्छा, मतलब उनको जल्दी रिटायर कर दिया जाए। तो स्थिति ये हो गई कि ICS अधिकारियों की अत्यंत कमी हो गई। अच्छा, जो हमारे देश में आज स्वतंत्र भारत में मतलब IAS परीक्षा जो देता है वो DM बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, इस ढंग से फिर IPS जो बनते हैं, इस ढंग से जो है, तो वो परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा थी ICS की परीक्षा, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जब इनकी अधिकारियों की कमी अत्यंत हो गई और मतलब भारत में आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन बढ़ने लगा तीव्र गति से, तो उसमें वायसराय जो है वो कहता है, एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है कि हम अभी शायद आंदोलन का दमन कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि हमें जो है पर्याप्त संख्या में सक्षम अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं।
ये जो है लेटर जो है वायसराय ने, ये पत्र जो है 27 दिसंबर 1945 को भारत सरकार के सचिव को पत्र लिखा था, गुप्त पत्र। ये पहले गुप्त पत्र होता था, तो गुप्त पत्र उनको लिखा था भारत सरकार के सचिव को। अच्छा, जिन्ना की स्थिति ये थी, जिन्ना को सिर्फ ताकत चाहिए थी, वो भी सरकार तोड़ने के लिए। वो समझते थे कि यदि जो है पूरा बागडोर जो है, पूरा दायित्व जो है कांग्रेस को सौंप दिया जाए, कांग्रेस के हाथ में छोड़ दिया जाए, तो यह आत्मघाती होगा और फिर हमको जो है पाकिस्तान के लड़ना है। नेहरू जो है जिन्ना के रवैये से बिल्कुल बहुत परेशान थे। नेहरू और पटेल जी जिन्ना के रवैये से बिल्कुल परेशान थे, और जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी, जिन्ना अंतरिम सरकार का विरोध करता था। जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। नेहरू का कहना यह था कि यदि विभाजन जरूरी है, पाकिस्तान और भारत का विभाजन यदि जरूरी है, तो ये आज़ादी हो जाए, आज़ादी के बाद विभाजन हो जाएगा। लेकिन नेहरू की जिद थी, नहीं, पहले विभाजन, उसके बाद आज़ादी। मुस्लिम मिशन की, मुस्लिम लीग ने मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया, जिसमें जिन्ना की ये जिद थी कि पहले विभाजन बाद में आज़ादी। तो इस योजना को उसने मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, जिसमें पाकिस्तान को मान्यता दी गई थी। जिन्ना ने ब्रिटेन और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को अपना रक्तपात करने के, अपना खून बनाने के लिए विवश न करे, और फिर डायरेक्ट एक्शन की प्रस्ताव दाग दी। कहा कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, यही जिन्ना का नारा था। पाकिस्तान और एक युद्ध की घोषणा कर दिया, पाकिस्तान की युद्ध की घोषणा कर दी जिन्ना ने। अपने लीग पर चलते हुए 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे फैलाया और उसमें लगभग 5000 से अधिक लोग मारे गए। अब विभाजन हो रहा है इसका। मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर अपना हक लेने के लिए अड़ गई कि पाकिस्तान का विभाजन हो। नेहरू और पटेल ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया कि सत्ता का इंतजार उनके लिए असह्य हो गया था। इसलिए उन्होंने गांधी जी की बात को भी अनसुनी कर दिया, उनकी सलाह की भी उपेक्षा किया। इससे गांधी जी मर्माहत हुए। फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक घृणा का अकेले मुकाबला किया। जिस प्रयास की प्रशंसा में लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन फोर्स बाउंड्री, यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स उनको कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किया, क्योंकि गांधी जी सांप्रदायिक हिंसा का अकेले मुकाबला कर रहे थे। नेहरू जी, गांधी जी और पटेल के सामने विभाजन के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुस्लिम सांप्रदायिकता का ज्वार को रोक पाने में अक्षम साबित हुई। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को 90% मुस्लिम वोट मिले। कलकत्ता और रावलपिंडी की सड़कों तथा नोआखाली और बिहार के गांवों में दंगे फूटे। जून 1947 तक कांग्रेस के नेता महसूस करने लगे कि
सत्ता के तुरंत हस्तांतरण से इसको रोका जा सकता है। अंतरिम सरकार युद्ध क्षेत्र में बदल जाने से नेहरू परेशान थे। मंत्री लोग आपस में तू मैं करते थे और अलग अलग बैठकों में अलग अलग निर्णय लेते थे। लियाकत अली, जिनके पास वित्त विभाग था, वह दूसरे विभाग के कार्यों में रुकावट डालते थे। गवर्नर लीग का साथ दे रहे थे। प्रांतीय सरकारें निष्क्रिय थी, बल्कि कहीं कहीं दंगों में खुद शामिल थी। नेहरू ने सोचा, नेहरू को ऐसा लगा कि यदि अंतरिम सरकारें इसे नहीं रोक पा रही, दंगों को रोक नहीं पा रही, अब व्यवस्था फैलती जा रही है, तो इसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं। कुल मिलाकर विभाजन के पहले जो स्थिति थी, विभाजन के बाद उससे भी भयंकर हो गई। अब गांधी जी की स्थिति इसमें क्या थी, गांधी जी क्या पोजीशन हुई, अब गांधी जी की स्थिति समझिए। गांधी जी अपने शिष्यों पटेल और नेहरू की आलोचना करने में अक्षम थे। नेहरू जी और पटेल जी, एक गांधी जी के दो शिष्य थे। गांधी जी दोनों को बहुत मानते थे। ये दोनों अपने शिष्यों की आलोचना करने में असमर्थ थे, अक्षम थे, आलोचना नहीं करना चाहते थे। इन दोनों ने गांधी जी की बातें भी अनसुनी कर दिया। 4 जून 1947 की प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभाजन इसलिए किया कि वे लोग, गांधी जी ने प्रार्थना सभा में कहा कि कांग्रेस विभाजन इसलिए किया कि वे लोग ऐसा चाहते थे, अर्थात पटेल जी और नेहरू जी ऐसा चाहते थे। उनके अपने लोगों में सांप्रदायिकता घुस गई थी। गांधी जी जन नेता थे और जन नेता की उस वक्त क्या अहमियत रह जाती है जब उनका ही जन उनका अनुसरण करने से इनकार कर दे। यदि वे सांप्रदायिकता के खिलाफ आंदोलन सांप्रदाय के बल पर छेड़ते तो उनकी बात सुनने वाला कौन था। एन के बोस द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समय अनुकूल आने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। यानी गांधी जी ने कहा कि समय अनुकूल आ जाए तब तक हम इंतजार करते हैं। गांधी जी समझ रहे थे कि अंतरिम सरकार की अक्षमता को कारण विभाजन अपरिहार्य हो गया है। वे 14 जून 1947 की अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के बैठक में दृढ़ कदमों से गए और कांग्रेस जनों के कहा कि विभाजन एक तात्कालिक और अनिवार्य है, इसलिए विभाजन तुरंत कर दिया जाए। लेकिन उन्हें यह भी सलाह दी कि वे इसे हृदय से स्वीकार न करें विभाजन को, तथा इसे निरस्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने। अर्थात गांधी जी की थी कि इस समय एक मतलब अनिवार्य हो गया है और इमरजेंसी है कि इसको तुरंत जो है विभाजन कर दिया जाए, तभी ये दंगा, तभी ये सांप्रदायिक हिंसा समाप्त होगी। लेकिन इसको हृदय से स्वीकार न करें, इसको जो है एक नीति, दीर्घकालिक नीति बनाने और बाद में इसको फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाएगा, एक ही रहेगा। तो गांधी जी ने एक लोगों को समझाया। वे नोआखाली के गांव में पैदल घूमते रहे, बिहार में मुसलमानों को समझाते रहे, कलकत्ता में दंगों को रोकने के लिए लोगों को समझाते रहे तथा उपवास की भी धमकी देते रहे। निष्कर्ष रूप में गांधी जी ने अपने मन से विभाजन नहीं किया। विभाजन होने के बाद भी सोचते थे कि फिर एक करेंगे, परंतु गांधी जी की बात सुनने वाला कौन था और अंतिम इच्छाएं गांधी जी की पूरी न हो सकी। तो ये स्थिति गांधी जी थी। लोग गांधी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने विभाजन कर दिया। उस समय गांधी जी, हम सारी स्थितियां बता चुके हैं, उस समय गांधी जी क्या करते हैं? जब दंगे फूटे थे, हिंदू मुस्लिम राइट हो चुका था, मतलब ये जो सरकारें हमारी थी, जो प्रांतीय सरकारें बनाई थी, वो निष्क्रिय थी और दंगों में स्वयं शामिल थी। गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग का साथ दे रहा था और मुस्लिम लीग का काम था कि बांटो
और सांप्रदायिक हिंसा फैलाओ। तो इस समय जो है, जब बंटवारे के मतलब कोई रास्ता ही नहीं था कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, तो इस परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। अब गांधी जी भारत को छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत छोड़े आंदोलन किया। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंदी फौज की थोड़ा हम चर्चा करते हैं इस पे। गांधी जी ने सन 1942 में करो या मरो का नारा दिया, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। 9 अगस्त को तड़के ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी ने यह आंदोलन छोड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, जब इसका नारा दिया, तो 9 अगस्त को तड़के ही सभी का नेताओं को अज्ञात स्थान भेज दिया गया गिरफ्तार करके। विद्रोह उत्तर प्रदेश तथा बिहार और कुछ अन्य प्रांतों में भी अत्यधिक उग्र हो गया। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश तथा और कई प्रांतों में ये जो विरोध है ये बहुत उग्र हो गया। यानी सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने किया, और उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता, उनको अज्ञात स्थान में भेज दिया गया। बिहार के 80 थानों पर जनता का राज हो गया। यानी बिहार जो ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थी बिहार, इससे 80% थानों पर जनता ने राज किया। बिहार में 2 सप्ताह तक जनता ने ही राज्य किया पूरा। गांधी जी ने इसी बीच उपवास भी किया। गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन सभी नेताओं को जेल भेज दिया गया है, अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया है। इसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल पे बैठ गए, उपवास पे बैठ गए और कहा कि 21 दिन तक हम उपवास करेंगे और जान दे देंगे अपनी। यानी 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों तक के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए। उनका कहना था कि कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया जाए। गांधी जी का उपवास सुनकर जनता का आक्रोश बहुत बढ़ गया। प्रदर्शनों, जुलूसों, हड़तालों का तांता लग गया। बिल्कुल ब्रिटिश सरकार घबरा गई। व्यापक विद्रोह हुआ। ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने और ऑस्ट्रेलिया के काउंसिल ने तथा अमेरिका की सरकार का दबाव इनके ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर बढ़ गया। कहा कि गांधी जी को तुरंत रिहा कर दीजिए, कांग्रेस नेताओं को तुरंत रिहा कर दिया जाए। पर वाइसराय था, जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के वक्तव्यों में, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल थे। चर्चिल ने कहा कि जब दुनिया में हम सब कहीं जीत रहे हैं, मतलब बिल्कुल उनका सेंटेंस था, जब दुनिया में हम सब कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढों के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा हमेशा दुश्मन रहा है। ये वहां का चर्चिल वाइसराय कह रहा है, हमारे गांधी जी को कमबख्त बुड्ढा कह रहा है। गांधी जी के मरने पर वो लोग खुश थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी गांधी जी मर जाए। गांधी जी के मरने पे वो लोग खुश थे। सरकार उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी में मशगूल थी। यानी गांधी जी अब तो मर ही जाएंगे। 21 दिन का उपवास किया है उन्होंने, 21 दिन का उपवास ठाना है, तो गांधी जी 21 दिन के अंदर ही मर जाएंगे। और ब्रिटिश सरकार मरने के लिए उनकी खुश थी और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा इसकी तैयारी में मशगूल थी। सेना की टुकड़ियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया था। यानी किसी प्रकार का गांधी जी के मरने पर किसी प्रकार का विद्रोह यदि होता है तो सेना की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया था, किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए तैयार है। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कहा गया था। सार्वजनिक शव यात्रा तथा गांधी जी की भस्म को ले जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी। एक विशेष विमान से गांधी जी मर जाएंगे, उनके
बॉडी को, उनके शरीर को विशेष विमान से ले जाया जाएगा और भस्म यहाँ ले जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था, सारी योजनाएं ब्रिटिश सरकार ने बना दी थी। सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी घोषित करने की योजना थी, परंतु जब गांधी जी को मालूम हुआ ब्रिटिश सरकार ऐसा सब कुछ कर रही है, ऐसा हमारे मरने पे वो खुश है और ये हमारे आंदोलन का, हमारे उपवास का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि और प्रसन्न है कि हम मर जाएंगे। तो गांधी जी ने उनको बिल्कुल तमाचे मारते हुए, समझ लीजिए कि उनके पूरे कार्यों पे, पूरी योजनाओं पे पानी फेर दिया और गांधी जी ने वहां से उठ के तुरंत चल दिए। उन्होंने कहा दूसरा फिर आंदोलन करेंगे। गांधी जी से वहां चुपचाप उठ चल दिए। तो एक गांधी जी की स्थिति, गांधी जी ने क्या क्या किया। लोग कहते हैं गांधी जी ने देश बांट के बहुत गड़बड़ किया। अब हम लोग उसको बता चुके हैं देश कैसे बटा, किन परिस्थितियों में बटा। गांधी जी क्या चाहते थे, देश बट जाए। तो इन परिस्थितियों में देश बटा। तो पाकिस्तान तो हमेशा गद्दारी किया। वो तो स्वतंत्र, जब हम भारत आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे तब भी गद्दारी कर रहा था, पहले पाकिस्तान बढ़ जाए। और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का वहाँ का गवर्नर साथ दे रहा था, हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहा था। तो बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी उस समय जब देश का विभाजन हुआ। फिर भी गांधी जी की हम बहुत ही सराहना करते हैं। गांधी जी न होते तो कांग्रेस को, यानी भारत के नेताओं को ब्रिटिश सरकार कुचल देती, क्योंकि इनके नरमपंथी थे, इनका रवैया था कि उपवास, बिना हिंसा के अपना विरोध प्रदर्शन, तो इस पर चाबुक नहीं चलता था ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जहाँ हिंसा फैलती थी वहाँ ब्रिटिश सरकार का चाबुक चलता था, वहाँ पे वो अपना जबरदस्ती दमन कर देती थी। तो गांधी जी की स्थिति थी। तो भारत चूँकि एक शांतिप्रिय हमेशा रहा है, भारत के वो नेता शांतिप्रिय थे, लेकिन मुस्लिम नेता जो जिन्ना के थे, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो हमेशा ही गद्दारी की हिंदुस्तान के साथ, आज़ादी के साथ, सबके साथ। आज का सेशन